हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल के अवस्थी एडू हब। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और इस सेमेस्टर में फंडामेंटल या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम देने वाले हो तो दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू। हमारे चैनल पर आपको फर्स्ट ईयर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूरा कोर्स एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है विद ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व्ड इन डिटेल्ड मैनर, राइट। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन सो दैट नेक्स्ट टाइम जब हम अपने किसी भी वन शॉट रिवीजन लेक्चर के साथ लाइव आए तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के क्लास में हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल, उसका कंस्ट्रक्शन और बेसिक स्लिप पर न्यूमेरिकल्स, ये 3 चीजें आज मैं इस क्लास में कवर करूंगा। और चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, अगर फर्स्ट ईयर में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो आज का ये 30-40 मिनट का लेक्चर आपको 7 से 8 मार्क्स दिला देगा। तो जो बच्चे पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, लगभग 1% इस 30 से 40 मिनट में आप गेन कर सकते हो। ठीक है, चलो। 3 फेज इंडक्शन मोटर हो, सिंक्रोनस मोटर हो, कैसी भी मोटर हो, किसी भी मोटर का बेसिकली 2 ही पार्ट होता है, राइट। एक होता है स्टेशनरी पार्ट जिसको अपन स्टेटर बोलते हैं, एक होता है रोटेटिंग पार्ट जिसको हम रोटर बोलते हैं। ठीक है, अब 3 फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन जानना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वर्किंग इसके कंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है स्टेटर। स्टेटर में क्या होता है, एक फ्रेम होता है, कोर होता है और यहां पर कुछ स्टेटर की वाइंडिंग्स होती हैं। ये कॉइल है, राइट, दिस इज कॉइल। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, आगे लिखा हुआ है। स्टेटर पे ही आप 3 फेज की सप्लाई देते हो, राइट। अगर आप 3 फेज की सप्लाई दोगे तो 100% एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेटर पर क्रिएट हो रही है वो एक फिक्स स्पीड से मूव करती है जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिंक्रोनस स्पीड, जहां पर P होता है आपका नंबर ऑफ पोल्स एंड ऑब्वियसली F इज द फ्रीक्वेंसी। देखो, आप 3 फेज सप्लाई किसको दे रहे हो, स्टेटर को दे रहे हो। तो आप एक बात समझो, स्टेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअली में वही फ्रीक्वेंसी होती है जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है। नॉर्मली हम 50 हर्ट्ज पे सप्लाई देते हैं। तो जब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा और आपसे कहा जाए 220 वोल्ट या 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई इज गिवन, तो आपको समझ जाना है कि जिस फ्रीक्वेंसी की सप्लाई आप दे रहे हो वो इनपुट आप स्टेटर पे ही दे रहे हो। तो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी वही होगी जो कि सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होगी, राइट। तो एफ में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस पर 2 नंबर का न्यूमेरिकल भी आता है और 7 नंबर का न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक, तो पहली चीज क्लियर हो गई, स्टेशनरी पार्ट स्टेटर है। स्टेटर में हमारे पास कुछ कॉइल की वाइंडिंग्स बंधी हुई हैं। भाई, स्टेटर में फ्रेम होता है, कोर होता है और कॉइल होता है। ऐसे करके स्टेटर का कॉइल बंधा होता है, ऐसे ऐसे करके कॉइल बंधा होता है। इस कॉइल पे आप यहां से सप्लाई देते हो, राइट। अब जब आप 3 फेज सप्लाई देते हो तो इस कॉइल पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। कैसे क्रिएट होती है वो आप इस डायग्राम से समझो। देखिए, हमने 3 फेज सप्लाई के लिए R, Y और B तीनों कंसिडर कर रखे हैं। आप इसको B कर सकते हो, इसको B डैश कर सकते हो, एक ही बात है। इसको B कर लो, इसको B डैश कर लो। तो आपको मालूम है R, Y, B, आप 3 फेज सप्लाई पढ़ के आए हो यूनिट 2 में, यूनिट 3 में। तो R, Y, B ये मेरे 3 टर्मिनल हैं, ये मेरे 3 इनपुट पॉइंट्स हैं। तीनों को मैंने अलग अलग कलर से लिखा हुआ है। दिस इज द फ्लक्स इक्वेशन, ये भी आप जानते हो। 120 डिग्री, 240 डिग्री। यहां से अगर आप देखो तो ये 120 डिग्री नीचे है, ये 240 डिग्री ऊपर है। मतलब R, Y और B तीनों में 120 120 120 का फेज डिफरेंस क्रिएट होता है। अब हमें ये समझना है कि रोटेटिंग फील्ड कैसे क्रिएट हो रही है। बहुत ध्यान से अपने इस डायग्राम को देखो। आपका जो रेड वाला लाइन है ये R वाला है, ये आपकी R का ग्राफ बना ऐसे। जिस समय R का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, या एक्चुअली ये करंट का ग्राफ होता है, जिस समय R वाले में करंट मैक्सिमम है
उस समय आर वाले में मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स भी मैक्सिमम है। ठीक, जब आर वाला फ्लक्स 0 हुआ उसी समय कहीं वाई वाला फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। जब वाई वाला फ्लक्स 0 हुआ उसी समय बी वाला फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, इन तीनों वाइंडिंग्स में एक बार आर वाला फ्लक्स मैक्सिमम होगा, फिर वाई वाला मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम, फिर बी वाला, फिर आर वाला, फिर बी वाला, फिर वाई वाला। मतलब पीरियोडिकली एक ना एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी ही होगी। अब आप फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जानते हो, अगर आप एक कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो उस कंडक्टर पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। यही फैराडे का लॉ है। ठीक, अगर मैं किसी तरह इस कंडक्टर पर कंटिन्यूअसली चेंजिंग ईएमएफ इंड्यूस करता चलूं तो मुझे एक इंड्यूस्ड करंट मिल जाएगा, एक टॉर्क मिल जाएगा, और अगर टॉर्क मिल गया तो मेरा कंडक्टर रोटेट कर जाएगा। इस डायग्राम में जो कंडक्टर है बेटा वही एक्चुअली में मेरा रोटर है। ठीक है ना, इस डायग्राम में ये आपकी स्टेटर वाली वाइंडिंग्स है, ये आर वाई बी, ये आपकी स्टेटर की वाइंडिंग्स है। इन स्टेटर की वाइंडिंग्स ने क्या किया, इन स्टेटर की वाइंडिंग्स ने एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की। कैसे क्रिएट की, इस ग्राफ से मैंने आपको समझाया। कभी ना कभी कोई ना कोई आर वाई बी में से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर ही रहा है। आपको दिखाया मैंने, जब आर मैक्सिमम है और आर 0 हुआ तब वाई मैक्सिमम हो गया, जब वाई 0 हुआ तब आर मैक्सिमम हो गया, उसके बाद फिर आर मैक्सिमम होगा, फिर वाई मैक्सिमम होगा, फिर बी मैक्सिमम होगा। मतलब 3 फेज वाइंडिंग में से कोई ना कोई एक वाइंडिंग हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू की क्रिएट कर रही है। तो मुझे कंटीन्यूअस फ्लक्स मिल रहा है। अब आप समझिए, इस फ्लक्स में अगर कंडक्टर जो कि रोटर है वो मूव कर गया तो क्या सीन होगा, उसको समझने की कोशिश करिए। द ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर ओनली वंस। यहां पर अगर मेरा कंडक्टर रखा हुआ है स्टेशनरी तो उसके पास एक बार ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं ये मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली बदल दूं, मैंने वीडियो को पॉज करके स्लाइड पढ़ो, इफ वी कैन चेंज द मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली वी कैन अचीव अ कंटिन्यूअस ईएमएफ, राइट, एंड हेंस अ परमानेंट इंड्यूस्ड करंट। आप बात समझ रहे हो, थोड़ा सा लैंग्वेज गलत है। If we change the magnetic field continuously, we can achieve a continuous EMF and hence a permanent induced current। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें ये मैग्नेटिक फील्ड को कंटिन्यूअसली चेंज करना है। अच्छा, ये चेंज कैसे हो रही है, क्योंकि आपकी स्टेटर ऑलरेडी एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही जो स्टेशनरी नहीं है, लगातार बदल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा ये कंडक्टर जो एक्चुअली में रोटर था वो एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में है। अब कैसे मूव कर रहा है इसको जानने से पहले थोड़ा रोटर के बारे में जानते हैं। किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम 2 तरीके के रोटर्स यूज करते हैं, एक स्क्विरल केज रोटर, एक स्लिप रिंग रोटर। दोनों डायग्राम आपके सामने है। ये आपका एक स्क्विरल गेज रोटर है। स्क्विरल गेज रोटर में ये आपके रोटर कंडक्टर्स होते हैं और बीच में ये आपके कंडक्टिंग वायर्स हैं, राइट, कंडक्टर्स हैं जो इन दोनों रिंग्स के साथ शॉर्ट हैं, मतलब सर्किट कंप्लीट है। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो ऐसा आपको दिखाई देगा। अगर आप इसको समझने वाला डायग्राम बनाओ तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसे करके दिस और ऐसे ये कंडक्टर्स ज्वाइन होते हैं ये। ठीक, अब इसी डायग्राम को अगर मैं सामने से देखूं बेटा तो मुझे ऐसे ही तो दिखाई देगा, राइट। देखिए, अगर मैं इस डायग्राम का टॉप व्यू देखूं तो ये टॉप व्यू मुझे ऐसे ही दिखाई देगा, यही मेरा रोटर है। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए हम स्क्विरल गेज रोटर की बात करेंगे। ये मेरा दूसरा रोटर है, स्लिप रिंग रोटर। इसमें कोई चेंज नहीं होता है। आपके पास 3 अलग अलग टर्मिनल्स होते हैं जो स्लिप के थ्रू आउटपुट पे रहते हैं। हम इसकी बात नहीं करेंगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल समझने के लिए बीटेक फर्स्ट ईयर में मेरे को स्क्विरल गेज रोटर की ही बात करनी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैंने क्लियरली लेक्चर के शुरू में ही लिख दिया है ये फर्स्ट ईयर के लिए है, तो इसकी कोई बात नहीं करेंगे हम, राइट। अब देखते हैं कि हो क्या रहा है। ये आ गया मेरा रोटर। ठीक, ये मैंने रोटर का टॉप व्यू बना दिया। अब ये आर वाई बी इन्होंने क्या किया था,
इन्होंने एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की थी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की थी। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब इन रोटर के कंडक्टर्स को काटेगा तो क्या होगा, इनमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट। द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर पासेस थ्रू द रोटर कंडक्टर्स एंड एन ईएमएफ इज जनरेटेड ड्यू टू विच अ करंट फ्लोज। अब यहां पर समझने वाली बात यह है, ये आपकी स्टेटर वाइंडिंग है, ये आपकी रोटर वाइंडिंग है। अगर आप ध्यान से देखो तो स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग एक दूसरे से कनेक्टेड तो नहीं है, कहीं से ज्वाइंट तो नहीं है, बल्कि दोनों के बीच में तो प्रॉपर एयर गैप है। उसके बाद भी स्टेटर वाइंडिंग का फ्लक्स रोटर वाइंडिंग में करंट इंड्यूस कर रहा है। तो इसी वजह से यहां पर इस मोटर में वर्ड आया इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब एक ऐसी चीज जो आपके पास थी नहीं, कहीं बाहर से इंड्यूस हुई है। बात समझ में आई? इसीलिए इस मोटर का नाम पड़ा 3 फेज इंडक्शन मोटर। स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर में ईएमएफ इंड्यूस करती है, जिसकी वजह से रोटर मूव करता है। अब बहुत कॉन्सेप्ट वाली बात है, आप सभी लोगों ने लेंज लॉ पढ़ा हुआ है, ठीक। अगर रोटर में करंट फ्लो कर गया तो रोटर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, राइट। अब लेंज ने बोला था द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड। कोई भी ईएमएफ जिस वजह से इंड्यूस हो रहा है वो उस वजह को अपोज करेगा। तो मुझे एक बात बताओ, रोटर पे ईएमएफ क्यों इंड्यूस हुआ? क्यों? क्योंकि स्टेटर के ईएमएफ ने रोटर में ईएमएफ इंड्यूस किया। तो अगर ऐसा होगा तो रोटर का ईएमएफ क्या चाहेगा? रोटर का ईएमएफ चाहेगा कि मैं जिसकी वजह से जनरेट हुआ हूं मैं उसको अपोज करूं। तो मैं किसकी वजह से जनरेट हुआ हूं? मैं तो स्टेटर के ईएमएफ की वजह से जनरेट हुआ हूं, तो मुझे तो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना है। तो आपके डायग्राम में स्क्रीन पर देखो मैंने आर वाई भी बनाया हुआ है, दिस इज आर, दिस इज वाई, दिस इज बी, सिर्फ आपको समझाने के लिए। देखिए, अगर स्टेटर में यहां नॉर्थ और साउथ बनेगा तो रोटर कहेगा भाई मैं तो साउथ और नॉर्थ बनाऊंगा क्योंकि मुझे तो अपोज करना है। अगेन यहां नॉर्थ साउथ बन रहा है तो ये साउथ नॉर्थ बनाएगा, यहां साउथ नॉर्थ बन रहा है तो ये नॉर्थ साउथ बनाएगा। तो आप ध्यान से अगर इस डायग्राम को देखो, पहले यहां पर था, फिर ये यहां पर आया, फिर ये यहां पर आया, मतलब आपका रोटर स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड को चेज कर रहा है। अगर ऐसा होगा तो रोटर के अंदर एक टॉर्क डेवलप हो जाएगा, और अगर किसी चीज पे टॉर्क डेवलप होता है तो उसके अंदर एक रोटेटिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से वो मूव करने लगता है। तो अब आप मुझे बताइए, ध्यान से ये बात सोच के, ये आपका रोटर है, इस रोटर पर एक ऐसा टॉर्क बन रहा है, एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से वो स्टेटर की फील्ड को चेस कर रहा है। भाई ये साउथ बना, फिर इधर साउथ बनना है, फिर इधर साउथ बनना है। अगर इस तरह रोटर स्टेटर की फील्ड को चेस करेगा तो आप मुझे बताओ क्या रोटर अपने आप मूव नहीं करने लगेगा? और इसी तरह आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाती है। ध्यान रखिएगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग, ये अपने आप स्टार्ट होती है। क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि रोटर की मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड को चेस करती है। अगर, अच्छा एक चीज और ध्यान रखने वाली है, मैंने आपको शुरू में बताया कि स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक स्पीड पर चलती है, जिसको मैंने बोला सिंक्रोनस स्पीड। रोटर की मैग्नेटिक फील्ड या रोटर की वेलोसिटी हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम ही होगी। आप एक चीज समझिए, रोटर और स्टेटर के बीच में जो डिफरेंस है, जो रिलेटिव मोशन है, इसी वजह से आपकी मोटर काम कर रही है। अगर ये रिलेटिव मोशन खत्म हो गया तो मोटर काम करना बंद कर देगी। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या किसी भी सूरत में रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे मूव कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। रोटर की स्पीड हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम ही होगी। क्यों? क्योंकि स्टेटर सिंक्रोनस स्पीड पर मूव कर रहा है। स्टेटर ने जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की है वो मूव कर रही है ns पे, सिंक्रोनस स्पीड पे। दूसरा क्वेश्चन, क्या मैं इस
थ्री फेज इंडक्शन मोटर का डायरेक्शन रिवर्स कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अगर मैं आर वाई बी में से कोई भी दो कनेक्शन रिवर्स कर दूंगा, तो अगर मोटर पहले ऐसे घूम रही थी तो अब की बार ऐसे घूमने लगेगी। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या हो अगर रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे चलने लगे, अगर रोटर भी सिंक्रोनस स्पीड पे चलने लगेगा तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा और आपकी मोटर काम नहीं करेगी। ठीक, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं। सिंक्रोनस स्पीड को मैंने एनएस बोला, रोटर स्पीड को मैंने बोला एनआर। ये दोनों स्पीड्स हम आरपीएम में ले रहे हैं। ठीक, अब एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एनएस माइनस एनआर। एनएस माइनस एनआर इज बेसिकली द स्लिप स्पीड ऑफ मोटर। एनएस माइनस एनआर, क्या ये रिलेटिव स्पीड नहीं हुई? ऑब्वियसली ये रिलेटिव स्पीड हो गई स्टेटर और रोटर की। अब खुद सोचो, अगर एनएस और एनआर इक्वल हो गए तो स्लिप स्पीड जीरो हो जाएगी, तो हमें इन्हें इक्वल नहीं करना है, राइट। चलिए, अब स्लिप को डिफाइन कैसे किया गया है? स्लिप ऑफ द इंडक्शन मोटर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड and the actual speed of the rotor, right, as a fraction of the synchronous speed। न्यूमेरिकल में स्लिप एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। स्लिप का फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ns माइनस एनआर डिवाइडेड बाई ns। अगर परसेंटेज में पूछेंगे तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपको अगर एनएस मालूम है और स्लिप पता चल गया तो आप रोटर की स्पीड भी निकाल सकते हो। ये सारे फॉर्मूले आपके यूज होंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। ठीक, जिस समय आपकी मोटर स्टार्ट हो रही है, मतलब स्टार्ट होने से पहले रोटर की तो स्पीड कोई है नहीं। अगर रोटर की स्पीड कुछ नहीं है ये, तो आप मुझे बताओ क्या स्लिप की वैल्यू 1 नहीं हो गई? यहां पर देखिए, तो दैट मींस स्टार्टिंग के समय थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्लिप 1 होता है। ठीक, स्लिप 0 कब हो सकता है? जब ns इज इक्वल टू एनआर हो जाए, जो कि एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? s इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो व्हाट इज द रेंज फॉर द वैल्यू ऑफ s? द वैल्यू ऑफ s ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 टू 1। ठीक, अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मालूम है, ns इज इक्वल टू 120 f अपॉन p। अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टेटर, तो मैंने आपको बताया स्टेटर हमेशा सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, राइट। तो यहां से आपको क्या मिल सकता है? ns का वैल्यू मिल सकता है, राइट। दिस इज द इक्वेशन फॉर द, इफ यू हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टेटर, दिस इज द कंसर्न्ड इक्वेशन। यहां से आप स्टेटर की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। ठीक, एक चीज और देखो, अगर मैं रोटर की फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो रोटर की फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे अब ns की जगह ns माइनस एनआर करना पड़ेगा। भाई, जो दोनों का डिफरेंस इन द स्पीड है उसी से तो रोटर चल रहा होगा, डिवाइडेड बाई 120। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए, fs अपॉन एफ आर इज इक्वल टू, दोनों इक्वेशंस को मैंने डिवाइड कर दिया, आई विल गेट ns डिवाइडेड बाई ns माइनस एनआर, या मैं कह सकता हूं ns माइनस एनआर डिवाइडेड बाई ns इज इक्वल टू एफ आर डिवाइडेड बाई fs। व्हाट इज ns माइनस एनआर? दिस इज स्लिप, तो स्लिप इज एफ आर अपॉन fs। यहां से मेरे को एफ आर मिल जाएगा, दैट इज s इंटू fs। तो यहां से मेरे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इजिली सॉल्व हो जाएंगे, राइट। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर। कभी भी रोटर की फ्रीक्वेंसी किसी न्यूमेरिकल में निकालनी हो, यहां से निकाल सकते हैं। ठीक, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्लिप। तो इन तीनों फॉर्मूले को यूज करके मैं आपको एक दो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं, बट उससे पहले स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर, ऑब्वियसली स्लिप स्पीड ही होगी। स्लिप स्पीड इज ns माइनस एनआर, दिस इज कॉल्ड द स्लिप स्पीड। ये सारे टर्म्स आपको 4 से 7 नंबर के न्यूमेरिकल्स में यूज करने पड़ते हैं, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। कभी भी रोटर की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू रोटर, तो याद रखिएगा आपको ns माइनस एनआर निकालना है।
कभी भी स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर निकालनी है तो याद रखिएगा आपको ns की वैल्यू निकालनी है। स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड 0, क्यों? क्योंकि दोनों एक ही मैग्नेटिक फील्ड पे काम कर रहे हैं। स्टेटर ने जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की थी वही मैग्नेटिक फील्ड रोटर के पास भी है, तो उनका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगा, जो डिफरेंस वाला वैल्यू आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। स्पीड ऑफ द स्टेटर फ्लक्स इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द रोटर फ्लक्स, दैट इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड ns। ये कुछ टर्म्स हैं जो अगर आप याद रखोगे तो आप इजीली न्यूमेरिकल कर पाओगे। फर्स्ट ईयर के सारे न्यूमेरिकल इतने कॉन्सेप्ट से बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। चलो एक दो न्यूमेरिकल आपको करके दिखाता हूं। अ 3 फेज 4 पोल, सबसे पहले जो डेटा दिया है वो लिख लो। 3 फेज मोटर है आपकी, पोल की वैल्यू 4 है, इज सप्लाइड विद अ 3 फेज 50 हर्ट्ज सप्लाई। अब आपको मालूम है जो भी सप्लाई दी जाती है वो ऑटोमेटिकली स्टेटर की फ्रीक्वेंसी हो जाती है। कैलकुलेट द सिंक्रोनस स्पीड, तो व्हाट इज ns? ns इज इक्वल टू 120 fs अपॉन p, राइट? दिस इज 120 into 50 divided by 4, this will be 1500 rpm. First part is clear, I guess. Yes, let's move on to the second part. You have to find the rotor speed when slip is 4%. slip is 4%, इसका मतलब स्लिप की वैल्यू है 0.04। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है रोटर की स्पीड। ध्यान रखिएगा, आपको मालूम है एन आर की वैल्यू होती है 1 माइनस एस इंटू एन एस। ठीक, सब चीज आपको दी है, एन आर की वैल्यू निकल जाएगी। एन आर विल बी 1 माइनस 0.04 इंटू व्हाट इज एन एस? एन एस आपने 1500 निकाला है, इसको सॉल्व करोगे, दिस विल बी 1440 rpm। दिस विल बी द सेकेंड आंसर, दिस विल बी द फर्स्ट आंसर। फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड क्या है? द फ्रीक्वेंसी व्हेन रोटर रन्स एट 600 rpm। अब की बार आपसे क्या कह रहा है? रोटर इज रनिंग एट 600 rpm और आपसे पूछ रहा है रोटर की फ्रीक्वेंसी। वेरी सिंपल, आपको मालूम है व्हाट इज द रोटर की फ्रीक्वेंसी? रोटर की फ्रीक्वेंसी इज एस इंटू एफ एस। ठीक, आपको केवल एस का वैल्यू निकालना है। स्लिप, स्लिप का वैल्यू कैसे निकालोगे? स्लिप का वैल्यू आ जाएगा एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस। एन एस का वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हो, क्वेश्चन में दिया था 1500। एन आर आपको क्वेश्चन में दिया है 600 डिवाइडेड बाई 1500, ये आपका आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 1500, 3/5, ये आ जाएगा 0.6। अगर ये 0.6 आ गया तो यहां से देखिए एफ आर की वैल्यू आ जाएगी 0.6 इंटू एफ एस था आपका, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी थी 50 हर्ट्ज, एस आर इंटू 6 5 30, दिस इज 30 हर्ट्ज, राइट? तो आई गेस लॉजिक समझ में आ गया। अगेन इट वाज एन इजी क्वेश्चन। अगर डेटा आपको दिया है और आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से पता हैं तो इसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो कई कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर की, उसमें मैं कुछ और न्यूमेरिकल कराऊंगा। अ 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर्स, 50 हर्ट्ज मतलब एफएस की वैल्यू दी है 50 हर्ट्ज। जो डेटा दिया है पहले लिखते चलेंगे। हैज 6 पोल्स, तो नंबर ऑफ पोल्स इज 6 एंड ऑपरेट्स एट अ स्लिप ऑफ 5%। स्लिप ऑफ 5% का मतलब स्लिप की वैल्यू हो गई 0.05। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ रोटर विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, मतलब आपको निकालना है एन आर। तो आपको मालूम है एन आर होता है 1 माइनस एस इंटू एन एस। एन एस आपको नहीं दिया है तो आप एन एस निकाल सकते हो। एन एस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, दैट इज 120 इंटू एफ इज 50, पी इज 6 2 12, दिस इज 1000 आरपीएम, राइट? सिंपल है, आई गेस समझ में आ रहा है। एन एस का ये वैल्यू यहां उठा के रख दीजिए, you will get nr is equal to 1 minus 0.05 into ns is 1000। इसको सॉल्व करोगे you will get 950 rpm। क्लियर? द फ्रीक्वेंसी
ऑफ रोटर करंट, मतलब आपको क्या निकालना है, आपको एफ आर निकालना है। अगेन जैसे आपने एन आर निकाल लिया वैसे ही आप एफ आर भी निकाल सकते हो। थर्ड पार्ट में द स्पीड ऑफ, अच्छा अब इसमें देखिए वो सारी चीजें इनडायरेक्टली दे दी जो मैंने अभी आपको यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट में पूछा था। तो इस वीडियो को पॉज करके ये चीजें फिर से लिख लो, अगर सेमेस्टर एग्जाम में आ गई तो इजी कैच है, यहां पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत 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 आसान है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर। ठीक है, ns माइनस एनआर पूछ रहा है, ns माइनस एनआर, राइट, ns माइनस एनआर। एफ आर की वैल्यू हो गई, एफ आर इज एस इंटू एफ एस, स्लिप है आपकी 0.05, 0.05 इंटू व्हाट इज एफ एस, एफ एस इज 50, तो व्हाट इज एन आर, व्हाट इज एफ आर इज 2.5, दिस इज 2.5 हर्ट्ज। तो ये वाला पॉइंट भी हो गया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट, द स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर। अब देखिए ns माइनस एनआर सीधे सीधे आपको मालूम है कि 50 आएगा, भाई एनआर आप निकाल चुके हो, ns माइनस एनआर आपको सीधे सीधे 50 आरपीएम दिख रहा है, कैसे आरपीएम, एक 1000 है एक 950 है, लेकिन कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आता। आपके लिए क्या है, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर। तो हमारा दिमाग कहता है कि यार रोटर तो इस स्पीड से मूव कर रहा है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ठीक बात है, हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 120, अब की बार रोटर की फ्रीक्वेंसी रख दें डिवाइडेड बाई पी। ठीक है ना, रोटर की फ्रीक्वेंसी तो हम निकाल चुके हैं, 120 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई पी। पी देखें कितने हैं मेरे पास है 6 पोल, राइट। तो देखिए कितना आया 20 इंटू 2.5। क्या बेटा ये भी 50 हर्ट्ज नहीं आया, आप देखो अगर आप लॉजिक से जाओगे तो कभी आंसर गलत नहीं होगा। हर्ट्ज की जगह आरपीएम कर दो, क्या ये भी 50 आरपीएम नहीं आया, राइट। अगर फिर से बोल रहा हूं, अगर लॉजिक सही है तो आंसर कभी गलत नहीं होगा, चाहे जैसे करो। तो चाहे आप स्लिप से निकालो, मैंने आपको ऊपर इंपॉर्टेंट में यही तो बताया था कि ns माइनस एनआर से आप सीधे सीधे निकाल सकते हो स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर। ये देखिए स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर इज नथिंग बट स्लिप स्पीड ns माइनस एनआर। यहां पर आपसे क्या पूछ रहा था, स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर, तो एक्चुअली वो आपसे स्लिप स्पीड पूछ रहा था ns माइनस एनआर। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम में आप ये नहीं याद कर पाते, नहीं रिकॉल कर पाते, तो भी कोई बात नहीं है, आप तुरंत समझ जाओ कि आपको एनआर निकालना है, और एनआर निकालना आपके लिए बहुत आसान है, राइट। मैंने आपको वो तरीका भी बता दिया। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, द स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर कितना होगा, सिंक्रोनस स्पीड से ही तो मूव करेगा, राइट। द स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर विल बी नथिंग बट योर सिंक्रोनस स्पीड ns आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 1000 आरपीएम, राइट। लास्ट पार्ट, द स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब फ्लक्स, स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। तो लास्ट पार्ट का आंसर क्या है, बिना सॉल्व किए आप जानते हो कि इसका आंसर 0 है, राइट। आई गेस आपको ये समझ में आ गया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 3 फेज इंडक्शन मोटर समझ में आ गई। फिर से मैं बोलूंगा, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फाइनल ईयर तक जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं आपको सारे सब्जेक्ट्स इस चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे नेटवर्क हो, चाहे कंट्रोल हो, चाहे सिग्नल हो, चाहे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग हो, चाहे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, डीएलडी हो, सारे के सारे सब्जेक्ट फाइनल ईयर तक आपको इस चैनल पर मिलेंगे। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। इस क्लास में मैंने टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैंने बहुत सारी लोकल एकेटीयू की बुक्स में देखा है, उन्होंने बिना इक्विवेलेंट सर्किट बताए ही आपको सर्किट बना के दे दिया है, जो कि याद तो किया जा सकता है बट समझा नहीं जा सकता। तो आई नीड अ सेपरेट लेक्चर फॉर दैट।
maybe in 1 or 2 days you'll get the lecture on that. Take care and all the very best for your semester exams.